नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। भोपाल से आ रही बड़ी खबर। भोपाल में आरजीपीवी घोटाले से जुड़ी ये बड़ी जानकारी मिल रही है। दरअसल मुख्य आरोपी और तत्कालीन कुलपति सुनील गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। रायपुर से हुई है गिरफ्तारी सुनील गुप्ता की और भोपाल पुलिस ने रायपुर से किया है गिरफ्तार। 20 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। मामले में 2 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। दरअसल ये जो गिरफ्तारी हुई है, बड़ी गिरफ्तारी, रायपुर से 20 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें अभी तक 2 और आरोपी फरार चल रहे हैं। शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। शैलेंद्र, क्या डिटेल्स मिल पा रही है गिरफ्तारी को लेकर? आरजीपीवी घोटाले को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि इसके जो मुख्य आरोपी है तत्कालीन कुलपति सुनील गुप्ता, उनको रायपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। और जब इनके खिलाफ एफआईआर की गई थी उसके बाद से लगातार ये फरार चल रहे थे। पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी पर इनाम भी घोषित किया था और विद्यार्थी परिषद इस मामले को लेकर लगातार जो प्रदर्शन करने में जुटी थी, कुछ दिन पहले सीएम हाउस का घेराव भी किया था। बताया जा रहा है कि ये इनके ऊपर 20 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। एक आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुका है, जो बैंक मैनेजर जिसकी साठगांठ के चलते ये पूरा घोटाला हुआ था, और रायपुर से अब इनको गिरफ्तार किया गया है। अब भोपाल पुलिस इनको भोपाल लेकर पहुंचेगी और उनसे पूछताछ की जाएगी। इसके बाद कई महत्वपूर्ण खुलासे भी हो सकते हैं। जी शैलेंद्र, 2 और आरोपी अभी भी गिरफ्तार बताए जा रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी को लेकर कोई डिटेल क्या? इस गिरफ्तारी के बाद उनकी पूछताछ में हो सकती है गिरफ्तारी? बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरीके से पिछले दिनों जो बैंक मैनेजर से 2 अलग अलग बैंकों के जो कर्मचारी थे उनकी गिरफ्तारी हुई थी और उनकी गिरफ्तारी के बाद ये पुलिस को ये सबूत हाथ लगे थे किस तरीके से किस अकाउंट में कितना ट्रांजैक्शन किया गया है, और उसी के आधार पर ये पुख्ता हो गया था कि इनके द्वारा घोटाला किया गया है। नहीं, सबूत के तौर पर एक बड़ी सफलता जो है पुलिस को मिली थी। अब चूंकि ये मुख्य आरोपी जो है तत्कालीन जो कुलपति है सुनील गुप्ता, उनकी गिरफ्तारी हुई है, तो निश्चित तौर पर जो बाकी के 2 आरोपी जो बचे हुए उनकी गिरफ्तारी भी जल्द हो सकती है। जी, आप नजर बनाए रखिएगा शैलेंद्र इस पूरे मामले पर। आपसे डिटेल्स आगे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। नवरात्रि के तीसरे दिन हर तरफ भक्तिमय माहौल है और इस माहौल में केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शक्ति साधना की कैसे कोई नींबू पानी पीकर ताबड़तोड़ रैलियां कर सकता है, ये बात चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल व्रत में भी कोई कैसे इतना एनर्जेटिक रह सकता है जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। साधक से शासक की भूमिका में आने के बाद भी पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी शक्ति साधना कैसे निरंतर जारी रखे हुए हैं, आइए देखते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है। सभी दलों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा गेम चेंजर अगर कोई है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो बिना थके बिना रुके चुनाव प्रचार में जुटे हैं। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा गौर करने वाली है वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवरात्रि में लगातार 9 दिन कठिन व्रत का पालन करते हैं। यानी चुनाव प्रचार की आपाधापी के बीच भी वो न सिर्फ 9 दिन का व्रत रखते हैं, बल्कि पूरी धार्मिक आस्था के साथ सनातन रीति रिवाजों को पूरा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र 73 साल है और इस उम्र में भी पीएम मोदी नवरात्रि के 9 दिन व्रत तो रखते ही हैं, साथ ही अपने कर्तव्यों का पूरी जिम्मेदारी के साथ पालन भी करते हैं। वो उपवास पर होने के बाद भी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। नवरात्रि का पहला दिन मंगलवार को नवरात्रि व्रत का प्रथम दिन था। पीएम मोदी ने 3 राज्यों का दौरा किया, जिसमें 2 रैलियां और 1 रोड शो था। पीएम मोदी कल सबसे पहले दिल्ली से 350 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत पहुंचे। उन्होंने वहां पर जनसभा की। इसके बाद वहां से 1030 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के बालाघाट पहुंचकर एक और सभा की। फिर यहां से 1180 किलोमीटर की दूरी तय कर चेन्नई में साई रोड शो किया। गौर करने वाली बात ये कि नवरात्रि के पहले ही दिन
पीएम मोदी ने न सिर्फ तूफानी दौरे किए बल्कि पूरी ऊर्जा के साथ जनता को संबोधित भी किया। नवरात्रि का दूसरा दिन। नवरात्रि के दूसरे दिन जहां पूरे देश में मां ब्रह्मचारिणी की पूजा हुई, पीएम मोदी भी पूजा के साथ साथ अपनी सभाओं को करते रहे। व्रत के बीच पीएम मोदी का मिशन दक्षिण जारी रहा। उन्होंने वेल्लोर में जनसभा को संबोधित किया, फिर चंद घंटे बाद मेट्टुपलायम में जनसभा की और उसके बाद शाम को यहां से 1191 किलोमीटर की दूरी तय कर देश के पश्चिमी हिस्से महाराष्ट्र के रामटेक में तीसरी रैली की। नवरात्रि का तीसरा दिन। 11 अप्रैल को पीएम मोदी उत्तराखंड पहुंचेंगे। यहां उनकी 12 बजे ऋषिकेश में रैली होगी। इसके बाद 3:30 बजे राजस्थान पहुंचेंगे। यहां वो करौली धौलपुर में रैली को संबोधित करेंगे। नवरात्रि का चौथा दिन। 12 अप्रैल को पीएम मोदी राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। यहां वो दौसा और बाड़मेर सीट पर प्रचार करेंगे और सभाओं को संबोधित करेंगे। पार्टी सूत्रों की माने तो 13 अप्रैल से लेकर नवरात्रि के आखिरी दिन यानी कि रामनवमी 17 अप्रैल तक प्रधानमंत्री मोदी हर दिन 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे और रोड शो करेंगे। इसी के साथ पीएम मोदी पार्टी के मैनिफेस्टो रिलीज कार्यक्रम में भी खुद मौजूद रहेंगे, यानी व्रत का पीएम मोदी के कार्यक्रम पर कोई असर या बदलाव नहीं होगा। 2019 में भी पीएम मोदी ने नवरात्रि के दौरान रिकॉर्ड बनाया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ने 9 दिन के व्रत के दौरान 13 राज्यों में जनसभाओं को संबोधित किया। तकरीबन 22,000 किलोमीटर की दूरी तय की। उन्होंने 23 रैलियां और रोड शो किए थे। 2019 में नवरात्रि 6 अप्रैल से शुरू होकर 14 अप्रैल तक थी। गौर करने वाली बात ये भी है कि पीएम मोदी चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि दोनों पर व्रत रखते हैं और पूरे रीति रिवाज के साथ नियमों का पालन करते हैं। पिछले 50 वर्षों से तकरीबन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार साल में दोनों ही नवरात्रों में 9 दिन का व्रत रखते हैं और इस व्रत में वो तमाम नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं। आपको बता दें कि साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद सितंबर के महीने में प्रधानमंत्री अमेरिका भी गए थे और इस दौरान उन्होंने अपने नवरात्र के व्रतों का कड़ाई से पालन किया था और पालन सिर्फ नींबू पानी पीकर वहां 3 दिन अमेरिका का दौरा किया था। इसको लेकर तमाम अमेरिकी मीडिया भी उत्साहित दिखी और वो आश्चर्यचकित हो गए कि प्रधानमंत्री पूरे दिन को सामान्य तरीके से व्रत रखते हुए तमाम नियमों का पालन करते हुए रहते हैं, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री के अंदर उतनी ही एनर्जी दिखाई देती है। पीएम मोदी के लिए नवरात्रि का पर्व है खास। वो बीते 50 सालों से लगातार इन व्रतों को रखते आए हैं और दुनिया के किसी भी कोने में हो नवरात्रि के सभी व्रत रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे 9 दिन तक अब सिर्फ नींबू पानी पीकर व्रत रखते हैं। इस दौरान अपना डेली का रूटीन है उसका पालन करते हैं। तकरीबन 50 साल से ज्यादा का समय हो गया है जब से लेकर आज तक अपनी जो पूरी का डेली का रूटीन है उसका पालन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवरात्रि का व्रत रखते हुए हैं। अब जब चुनाव का समय चल रहा है और फिर से एक बार 9 तारीख से नवरात्रि शुरू हो गई है तो प्रधानमंत्री पूरे दिन में 3 से 4 अपने सार्वजनिक कार्यक्रम, रैली और रोड शो कर रहे हैं। उसके बावजूद भी नवरात्रि का व्रत रखते हुए वो अपना जो डेली का शेड्यूल है उसका कड़ाई से पालन कर रहे हैं। उपवास के दिनों में पीएम मोदी सिर्फ एक फल खाते हैं और नींबू पानी पीते हैं। इसके अलावा वे 9 दिन अनाज नहीं खाते। बावजूद इसके उनकी एनर्जी लेवल में कोई कमी नहीं आती। देखिए, उनके शब्दों में मानो ऊर्जा झलक रही है। नवरात्रि में पीएम मोदी का व्रत रखते हुए ये अथक परिश्रम उन्हें कर्म योगी बना देता है। और भोपाल में कांग्रेस ने न्याय पत्र को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया और न्याय पत्र को लेकर कांग्रेस ने दावा किया कि सभी वर्गों की परेशानी को इसमें शामिल किया गया है, जबकि दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर फंड के दुरुपयोग का आरोप लगाया। कांग्रेस के न्याय गारंटी पर बीजेपी ने निशाना साधा। लोकसभा चुनाव को लेकर पिछले दिनों कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी किया था। उसी न्याय पत्र को लेकर भोपाल में कांग्रेस दफ्तर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कांग्रेस के दिग्गज नेता कार्यक्रम में मौजूद रहे। जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस ने 5 बड़े न्याय की घोषणा की है और सभी वर्गों की परेशानियों को न्याय पत्र में शामिल किया गया है। 5 गारंटी में
युवा गारंटी 5 गारंटियों को 5 न्याय के रूप में देश के सामने प्रस्तुत किया, जिसमें युवा न्याय, जिसमें नारी न्याय, जिसमें किसान न्याय, जिसमें श्रमिक न्याय और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सेदारी न्याय। इसकी 5 न्याय की 25 गारंटियां। कांग्रेस के इस कार्यक्रम में शामिल हुए दिग्विजय सिंह ने पिछड़े वर्ग को लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि केंद्र सरकार ने पिछड़े वर्ग के विकास के फंड को बंद कर दिया। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर फंड के दुरुपयोग के आरोप भी जड़ दिए। उतना बजट का आवंटन होना चाहिए ऐसी कॉर्पोरेट प्लान और ट्राइबल सब प्लान के अंदर, लेकिन जब से मोदी जी की सरकार आई है उन्होंने एससी कॉर्पोरेट प्लान भी खत्म कर दिया, ट्राइबल सब प्लान भी खत्म कर दिया, जो कि और उसी के कारण है कि ट्राइबल का और शेड्यूल्ड कास्ट का जो केंद्र से पैसा आता है आजकल भारतीय जनता पार्टी के रैलियों में खर्च किया जाता है। उधर कांग्रेस की न्याय गारंटी पर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी ने कहा कि पिछले 50 साल तक कांग्रेस ने जनता को धोखा दिया और इसके लिए जनता उसे कभी माफ नहीं करेगी। दिग्विजय सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए एमपी में लोकसभा प्रत्याशियों को लेकर बीजेपी ने आईना दिखाया। कांग्रेस पार्टी का पूरा न्याय पत्र ही झूठ पत्र है। कांग्रेस पार्टी ना जमीन पे कहीं है, ना उन्हें कहीं मुद्दों का पता है। 50 सालों का हिसाब क्यों नहीं देते हैं? 50 साल तक देश की जनता के साथ अन्याय करते रहे, धोखा देते रहे, गरीबों के नाम पर राजनीति करते रहे, गरीबों हटाने के नाम पर कांग्रेस के नेता अरबपति खरबपति बन गए। जिस तरह की एडीआर रिपोर्टें आ रही है, कांग्रेस के नेताओं की संपत्ति दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी झूठ बोल रही है। देश में लोकतंत्र की हत्या करने वालों को जनता माफ नहीं करेगी। विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने गारंटियों का जिक्र किया था, साथ ही जातीय जनगणना का जिक्र किया गया था, लेकिन चुनाव में इसका जरा भी असर नजर नहीं आया। लोकसभा के चुनाव में भी कांग्रेस ने फिर से वही दांव चला है। अब इसका कितना असर होगा ये तो आने वाले वक्त में साफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मध्य प्रदेश में सरकार की शराब नीति पर सियासत गरमाई हुई है। दरअसल कांग्रेस ने शराब नीति के जरिए माफिया को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि एमपी शराब नीति नियमों के मुताबिक है। दरअसल सरकार को नए ठेकों से 14,000 करोड़ की कमाई होने वाली है और इसे लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। मध्य प्रदेश में शराबबंदी की मांग करने वाली उमा भारती की मांग पर शिवराज सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए अहाते बंद कर दिए थे। तब माना यह गया था कि शराब से होने वाली कमाई पर इसका असर होगा, लेकिन नई सरकार की नई शराब नीति से ऐसा नहीं लगता। शराब के ठेकों से सरकार माला माल हो चुकी है। सरकार को नए ठेकों से 14,000 की कमाई होने वाली है और ये कमाई पिछले 3 सालों में सबसे ज्यादा होगी। एमपी में शराब की 3,600 कंपोजिट दुकानें, 931 समूह बनाकर दिए गए ठेके, सरकार को 13,914 करोड़ का मिला राजस्व। पिछले साल 12,353 करोड़ मिला था राजस्व। 2024-25 में 1,561 करोड़ का फायदा। उधर नई शराब नीति को लेकर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस ने एमपी में शराब माफिया के हावी होने के साथ ही उनको फायदा पहुंचाने के आरोप भी लगाए हैं। मध्य प्रदेश की जो पॉलिसी है, शराब नीति है, वो शराब नीति क्या है? ये तो जो है केजरीवाल की नीति से भी आगे। यहाँ पर कार्टेल बनाकर आधे जिलों की जो है दुकानें नीलाम नहीं होती, फिर वहाँ 25-30% डिस्काउंट देकर जो है वो उन्हीं कार्टेल वाले लोगों को दुकानें दे दी जाती हैं। ये पिछली नीति में भी हुआ और इस नीति में भी हो रहा है। तो ये किसको लाभ पहुंचाया जा रहा है? रेवेन्यू को जो है घाटा करवा के कम रेवेन्यू, लक्ष्य से कम रेवेन्यू प्राप्त करके अगर मध्य प्रदेश में तो सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाया जा रहा है माफिया को। लेकिन बीजेपी ने कहा है कि ज्यादा टैक्स का मतलब ज्यादा विकास होता है। बीजेपी का कहना है कि सरकार आबकारी नीति का पालन कर रही है।
देखिए, कांग्रेस पार्टी के इस सरकार के दौरान उमंग श्रृंगार कहते थे कि शराब माफिया और रेत माफिया कांग्रेस के नेता हैं, इसलिए सरकार द्वारा जिस तरह से आबकारी नीति का पालन करवाया जा रहा है, प्रदेश को विकास कार्यों के लिए, गरीबों के हितों के लिए राजस्व मिल रहा है, तो कांग्रेस के नेता परेशान हो रहे हैं। उनकी अवैध शराब की दुकानें बंद हो रही हैं, लेकिन ये मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी की सरकार है, यहाँ सभी काम केवल और केवल नियम कायदों के साथ हो रहे हैं। शराब नीति को लेकर सियासत होती रही है, शराबबंदी की भी बीच बीच में चर्चा होती रही है, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि शराब से सरकार को राजस्व मिलता है और विकास कार्यों के लिए ये जरूरी है। और ये एक बड़ी वजह है कि एमपी में कोई भी दल खुलकर शराबबंदी की वकालत करता नहीं दिखता। शैलेंद्र सिंह चौहान, न्यूज़ 18, भोपाल, मध्य प्रदेश। और अब आपको बताते हैं कि किस जिले में सबसे महंगा ठेका दिया गया है। पहले नंबर पर है छिंदवाड़ा जिला। छिंदवाड़ा में यहां 80.81% महंगा है। दूसरे नंबर पर उज्जैन जिला रहा। उज्जैन में ठेका 20.73% महंगा रहा। तीसरे नंबर पर रहा बड़वानी, जिसमें 19.66% महंगा रहा है। और ये दर के अनुसार ठेकों का वितरण किया जाता है और इस ठेकों के वितरण को हम आपको जिला स्तर पर बता रहे हैं कि इस तरह से यहाँ सबसे महंगा ठेका दिया गया है और उसके क्या प्रतिशतता भी रही है। और यहाँ जो ये प्रतिशतता है तय करती है कि कितना दर महंगा इसका रहा है। जैसे कि छिंदवाड़ा में 20.81% महंगा ठेका रहा। उज्जैन की बात करें तो उज्जैन में 20.73% महंगा रहा। और तीसरे नंबर पर बड़वानी में ठेका 19.66% महंगा रहा है। और इस अब शराब नीति को लेकर विपक्ष तो सवाल उठा ही रहा है, लेकिन सरकार को जो राजस्व यहां से प्राप्त हो रहा है उस राजस्व से क्षेत्र का, प्रदेश का विकास भी हो रहा है। लेकिन शराब के खिलाफ या शराब नीति में कुछ ऐसे तथ्य लाए जाएं जैसे कि शराब बंदी को लेकर जो बातें चर्चा में रहती थी, क्या उस ओर प्रबलता बढ़ेगी, ये भी देखने का विषय होगा। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर लेना, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।